वेलकम क्लास। तो एप्लीकेशन के कुछ और क्वेश्चन लेकर के आज हम लोग देखेंगे और रेगुलर इंटरवल में देखेंगे। एक्चुअली क्या है कि एप्लीकेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है ही, लेकिन जो बोर्ड के भी स्टूडेंट है अगर वो उसको कंटिन्यूसली देखते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वजह से एप्लीकेशन के क्वेश्चन लगाने चाहिए। ऐसे सीबीएसई बोर्ड में 12th में एप्लीकेशन के भी क्वेश्चन आते ही हैं। ऑलमोस्ट 30-35 नंबर का 30 के आसपास का एप्लीकेशन रहता है और रहना भी चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट बच्चों का बेहतर हो। उद्देश्य भी यही है। तो एप्लीकेशन के क्वेश्चन को कोई भी नेगलेक्ट नहीं करेगा। हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए आज और डिसाइड किए हैं कि अब जरा क्वेश्चन लिख दिया करेंगे, क्योंकि बच्चे लोगों को एक बड़ी समस्या आती है कि हम क्वेश्चन पढ़ करके समझाते हैं तो वो उनको बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आज हमने लिया बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वो क्या है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, चलिए तो क्वेश्चन पढ़िए, फिगर बनाना चालू कीजिए। ये कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस के लॉन्ग मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट ए -1 m0 एंड +3 m0। -1 m यहाँ क्या है? मीटर के लिए है। तो -1 m कहीं पर यहाँ पर हो सकता है, ठीक, और +3 m कहाँ पर हो सकता है? यहाँ हो सकता है। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट -m0 -1 m0 एंड +3 m0। वैसे -1 m नहीं भी लिखता तो भी चल जाता काम। तब निकालना क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले नाम किसका ले रहा है? ए का, और बाद में नाम किसका ले रहा है? बी का। तो डेल वी ए बी होगा कितना? डेल वी ए बी होगा कितना? तो डेल वी ए बी की अगर हम बात करें तो होना कितना है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इस वैसे तो होना है वर्क डन जो होता है एफ डी है, एफ डेल एक्स होता ये एफ डेल एक्स है। ठीक है ना, एफ डेल एक्स है। लेकिन यहां पर चूंकि पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो फोर्स भी पर यूनिट चार्ज लेंगे। फोर्स भी क्या लेंगे? पर यूनिट चार्ज लेंगे। बात को, कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। फोर्स भी क्या लेंगे? पर यूनिट चार्ज लेंगे। ठीक है जी। और तो इस चीज़ को F/Q को कहते क्या है? इस चीज़ को कहते क्या है? हम जरा कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हर लेवल के बच्चे इसको सब पकड़ पाएंगे। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, है ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो ऐसे में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ई डेल एक्स। लेकिन क्या वर्क डन का जो प्रोसेस जो हम लोग फॉलो अप करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट से किया जाता है? क्या किससे जाता है? डॉट प्रोडक्ट से किया जाता है। तो अगर इसको डॉट प्रोडक्ट से किया जाता है, आज थोड़ा सा बहुत बेसिक लेवल में लेके जा रहे हैं, क्या है कि मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ जो लोग मुझे फॉलो अप कर रहे हैं उनका बेसिक लेवल भी बड़ा वीक होगा। तो चलिए देखिए, तो क्या होगा कि हमारा डॉट प्रोडक्ट से वर्क डन लिया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। ठीक है, ओके। तो पर यूनिट फोर्स भी मतलब फोर्स भी पर यूनिट चार्ज ले रहे हैं, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। करेक्ट। लेकिन वर्क डन जो लिया जाता है वो डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस में माइनस आता है। ये जो आता है वो माइनस आता है ना, ये माइनस आता है। जो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो वर्क डन होता है वो निगेटिव वर्क डन होता है। 11th क्लास के वर्क एनर्जी सेक्शन में हमने काफ़ी चर्चा भी इस बात को किया था।
तो इसको आप माइनस ई डॉट डेल एक्स कह सकते हैं, ठीक है जी, ओके, माइनस ई डॉट डेल एक्स कह सकते हैं, ठीक है, या ई डॉट डेल एक्स भी कहेंगे तो भी चलेगा, ऑलरेडी एंगल आ जाएगा, है ना, एंगल आ जाएगा, बात खत्म, बात बहुत ज़्यादा ये होगी नहीं, ठीक है। तो ऐसे में ई डेल एक्स कहिए कि अपने आप आएगा, ये अपने खुद ब खुद जो जहाँ इसको आना चाहिए वही आएगा, ठीक है ना। जब देखिए हम आपको दिखाते हैं क्या, ई की वैल्यू प्रोवाइडेड है इलेक्ट्रिक अलॉन्ग एक्सिस। अच्छा हाँ, क्वेश्चन में दिया था 100 वोल्ट इज, अरे छूट गया था इज 100 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 100 वोल्ट पर मीटर। तो ये दो दिया है। अब जरा सा एक चीज़ को समझेंगे, यहाँ पर ई को रहने दीजिए, ई डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी का, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, निगेटिव है, तो है ना। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस 180 डिग्री लेंगे, और कॉस 180 डिग्री लेने का मतलब हो जाएगा ये -1 होगा, तो माइनस ई डेल एक्स खुद ब खुद आएगा, करेक्ट। माइनस या डॉट में नहीं लेते हैं, सॉरी, ये मैं गड़बड़ कर दिया था, ठीक है ना। तो माइनस ई डेल एक्स लेंगे, चूंकि लाइन सेम है, लाइन सेम है, एंगल होता तो अलग बात होती, 0 एंगल या 180 डिग्री एंगल है तो लाइन क्या है, सेम है, तो माइनस ई डेल एक्स होगा। अब जरा सा एक बात को अब यहाँ पर आप समझने की बात है, बिल्कुल हम जो लोग 11th में ढंग से ना भी पढ़े होंगे वो भी इस बात को समझ लें। ई की वैल्यू तो मान लीजिए आपने 100 वोल्ट रख दिया, डेल एक्स की बात करेंगे तो इधर से इधर, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन -3 मीटर, -1 m -3 m, बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल में चले हम, ठीक है। तो -1 -3 m मीटर, तो -100 इंटू -4, अभी अब मीटर उटर को हटा दीजिए, तो जब यहाँ पर वोल्ट पर मीटर नहीं लिख रहे तो इसमें भी मीटर को हटा दीजिए, ठीक है। तो -1 -3 तो -4 हो जाएगा, है ना। अब सीधे सीधे हम लोग इसमें वोल्ट लिखना चालू कर दें, है ना, वोल्ट लिखना चालू कर दें, तो -100 इंटू -4 प्लस 400 वोल्ट, ठीक है। अब वेरीफाई द फैक्ट, फैक्ट को वेरीफाई कीजिए। फैक्ट को वेरीफाई करने का अच्छा तरीका क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कहीं पर कन्वेंशनली अगर कोई भी मिस्टेक करते थे, ये -400 वोल्ट हो जाता, तो हम कैसे ये मान करके चलेंगे कि +400 वोल्ट ही ये हमारा सही आंसर होगा। इसके लिए हम लोग जाने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, इस जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए का पोटेंशियल बी के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, तो ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए, तो प्लस तो आना ही है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर इतना ज़्यादा सोचेंगे हम एग्जामिनेशन कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बिल्कुल नहीं। जो लोग इसकी प्रैक्टिस की हुई उनको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने दिमाग में ये फिगर बनाएंगे, दिमाग में, कॉपी में भी नहीं बनने की ज़रूरत होगी। फाइनल पोजीशन -1 का, इनिशियल पोजीशन +3 का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन x है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा करके पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं, मतलब हमारा जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये पॉइंट मानी इधर फील्ड वीकर होगा, इधर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, मानी इधर में पोटेंशियल कम होगा, इधर में पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। रह गई बात -1 से +3 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा 4 का होगा, तो प्लस आना है, 4 का डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 100 दिया हुआ है, और वर्क डन निकलना है किससे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से, तो 100 इंटू 4 400 ऐसे आ जाएगा।
ये सारी बातें दिमाग में चलेंगी। तो ये कंपटीशन का कोई ट्रिक नहीं होता है, ट्रिक लगाने से कोई कंपटीशन के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कंपटीशन के 90% क्वेश्चन विदाउट ट्रिक होते हैं, और वो आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी होती है उस बात पर डिपेंड करता है। जैसा कि इसमें सोचने का पूरा प्रोसेस ये है, कोई अगर इसमें लगा रहा हो, क्या बोलते हैं, बोर्ड एग्जाम में लगा रहा हो, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके उसको लगा दे, है ना। और अगर कंपटीशन में लगा रहा हो तो जितना शॉर्ट कर सकते हो इस प्रोसेस को समझने के बाद उतना ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ बातें ऑटोमेटिकली पहले समझ में आनी चाहिए कि भैया प्लस 400 मीटर आएगा कि माइनस 400 मीटर आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। पहला क्वेश्चन तो यही राइज होगा कि भाई ए का पोटेंशियल ज़्यादा कि बी का पोटेंशियल ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है, और हमारा जो जिस पॉइंट का कंपेरिजन में लिया जा रहा है वो पॉइंट जो है एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा यानी प्लस आने वाला है। पहले तो साइन ही डिसाइड कर लेंगे अगर शॉर्टकट में लगा रहे हो, बाद में हम कैलकुलेट करेंगे कि वर्क डन हमारा पर यूनिट चार्ज कितना होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 100 और डिस्प्लेसमेंट यानी 4 का प्रोडक्ट कितना होगा। ये एक लाइन में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन देखते देखते बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए हम जरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, वो है क्वेश्चन लिटरेचर में दिया था लेकिन हमने इसको सिंबल में ले लिया है। गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन ये है कि v = ax² + y² + z² इन द 3D स्पेस। 3D स्पेस का क्वेश्चन है ना, कि किसी पॉइंट स्पेस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट द पॉइंट, सॉरी नॉट पोटेंशियल एट द पॉइंट ये दिया हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डायरेक्शन नहीं पूछा है, ठीक। तो एक रिले, इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन भी हमने लिख दिया है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि इसका हम लोग इस्तेमाल किससे करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता है E = -dv/dx। ये फार्मूला बेसिकली अपने पास हुआ करता है, dv/dr कह लीजिए, dv/dr, चूँकि x y z इसमें आ जाएगा, है ना, तो dv/dr। ऐसे में अपन लोग इस चीज़ का फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब इसको तो सिर्फ एक वेरिएबल में अगर दिया गया, यहाँ पर तीन वेरिएबल दिए हुए हैं, x y z तीनों दिया हुआ है। तो एक बात को समझ लीजिए कि अगर v फंक्शन ऑफ x y और z है तो Ex निकलेगा माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन, x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन along x एक्सिस, along x डायरेक्शन, फिर y कंपोनेंट निकलेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन along y एक्सिस, along y डायरेक्शन सॉरी, और z कंपोनेंट निकलेगा सिग्मा z अपॉन सिग्मा y से। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है, अगर जो लोग नहीं जानते हैं वो इस बात को समझ लें कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते किसको है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग कहते हैं कि अगर x y z का कोई माने फंक्शन हो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल में हम बाकी को कांस्टेंट मान करके डिफरेंशिएट करते वक्त उसको ज़ीरो कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए देखिए बात को समझिए, ये तो फार्मूलाज हैं और इस क्वेश्चन को पिकअप करने का उद्देश्य भी यही था कि हम आपको ये रिलेशन क्या कर सके, बता सके, ठीक है। तो ये है भी, इसमें Ex कितना होगा अगर इसी चीज़ को हम फॉलो करें तो माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन अलॉन्ग एक्सिस, मैंने y और z जीरो हो जाएगा, y भी जीरो हो जाएगा, z भी जीरो हो जाएगा, तो x² का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, तो -2x हो गया x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और y कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड -2ay होगा, और z कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक -2az होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें i कैप आएगा, इसमें j कैप आएगा, इसमें क्या आएगा, k कैप आएगा, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसा होगा, i कैप, j कैप और k कैप, ठीक है। और नहीं लिखना चाहते वेक्टर फॉर्म में तो लिखे रहिए। अब सवाल उठता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ E कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E मतलब रिजल्टेंट,
एक्चुअल में ई हो जाएगा तुम्हारा क्या, एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट प्लस जेड कंपोनेंट, माने तीनों कंपोनेंट का सम हो जाएगा। तब जब तीनों कंपोनेंट का इसमें सम हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में मॉड ऑफ ई, जो लोग वेक्टर पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, यहाँ पर अपना इतनी सी बात समझ लीजिए, और नहीं तो मेरे वीडियो में वेक्टर जा कर के पूरा डिटेल में नीचे स्क्रॉल करके जाइए, बहुत स्टार्टिंग का ही वीडियो वेक्टर ही हम पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, अगर कोई वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के ऐसा इस टाइप का है, तो उसका मॉड जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग मॉड ऑफ ई अगर हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, तो इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, मतलब कहने का 2 स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो देखिए एकदम बच्चे की तरह कर रहा है, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा। और अगर ऐसा आता है तो 4a स्क्वायर का 2a कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका आंसर बन जाता है, ठीक है। अब आप खुद ही देख लीजिए ऑप्शन में ये किधर दिख रहा है आपको, ऑप्शन में दिख किधर रहा है, ऑप्शन में ये आपको बी ऑप्शन दिख रहा है, इसको टिक कर लीजिए। अब आप बोलेंगे सर इतना लंबा लगाना होगा, बिल्कुल नहीं लगाना होगा। जिनको ये प्रोसेस पूरा पता है, जिनका इस टॉपिक्स पर कमांड है, वो सीधे सीधे करेंगे। एक्स कंपोनेंट 2x आ जाएगा, वाई कंपोनेंट 2ay हो जाएगा, जेड कंपोनेंट 2az हो जाएगा, ये सब में रहेगा। जब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी 2a, इसमें भी 2a कॉमन हो जाएगा, और तब जा कर के एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर आकर के फंस जाएगा, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन बिना इसको सॉल्व किए भी कोई बच्चा लगा सकता है, बशर्ते कि उसकी प्रैक्टिस हो। हम बहुत सारे क्वेश्चन अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का बता चुके हैं, और अभी और भी बताने वाले हैं, पता नहीं कब तक बताने वाले हैं, हमको नहीं पता। जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये आपका एक लाइन में देखते देखते ये लग जाएगा, 5 से 10 सेकंड के अंदर इसके इस तक आप पहुंच जाएंगे। तो जो यंग ब्लड है वो तो बहुत फास्ट सोच सकता है ना, हमसे फास्ट सोचेगा, भले हमारे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन थिंकिंग एबिलिटी फास्ट ब्रेन चलेगा बच्चों का। ऐसा नहीं कि हमको बैठा दिया जाएगा फिजिक्स के पेपर में, सर आप बैठ जाइए और सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर 30 क्वेश्चन है तो 15 से 20 तक में हम लोग का टाइम खत्म हो जाएगा, हम उतना फास्ट नहीं चल पाएंगे। हम लोग की एनर्जी लेवल उस लेवल में नहीं है जो आप जितना स्टूडेंट्स का होता है, आपका होता है, ठीक है। तो इसलिए कोच क्रिकेट में नहीं खेलता है, खिलाड़ी खेलता है जो यंग है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है, और जरा देखिए क्या है क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4x स्क्वायर, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 2c एट ओरिजिन इज, ऑप्शन दिया हुआ है 2, 6, 8, 20, ठीक है, 2, 6, 8, 20, ओके। अब अभी इस क्वेश्चन में मेरा उल्टा कर देते हैं, इसको मैं पहले शॉर्टकट आंसर खुद टिक करके दिखाता हूँ, फिर आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए 6 हो गया और 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर और 6 का 36 का 2, 20 न्यूटन। सॉल्व नहीं किया था, ऐसा नहीं कि पहले से हम सॉल्व करके बैठे हुए थे, ऐसा नहीं। लिखते वक्त ही कुछ बात, हाँ ये अलग बात है कि हम जब लिख रहे थे उस समय ही दिमाग में हमारे कुछ बातें आ गई थी, है ना, दिमाग में कुछ बातें हमारे आ गई थी, लेकिन माने फिगर देख लिए थे कि हमको कौन कौन पॉइंट को पकड़ना है, इतना बात हम देखे थे, ऑनेस्टली बताएं। लेकिन हमने देखा क्या, जरा देखिए तो, हमने देखा कि इंडिपेंडेंट एक्स कहाँ पर है, यहाँ है, इंडिपेंडेंट वाई कहाँ है, इंडिपेंडेंट जेड कहीं नहीं है, इंडिपेंडेंट जेड कहीं नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बताने की बात आई तो ई एक्स हमारा 6 दिख गया,
ई वाई हमारा 8 दिख गया, ई जेड हमारा 0, जेड कहीं इंडिपेंडेंट था नहीं, जेड कहीं इंडिपेंडेंट था नहीं, तो ई जेड हमारा दिख गया। मतलब हमारे दिमाग में जो चल रहा था वो दिख रहा था जरा सा। अब मैं दिमाग में चल रहा था ई एक्स 6 हो गया, ई वाई 8 हो गया और ई जेड 0 हो गया, तो ई का वैल्यू रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर, ई स्क्वायर का 8 का 64, 36, 36 का 100, 100 का 10, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 10 का, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 10 का, और फोर्स होता है क्यू ई, फोर्स होता है क्यू ई, तो 2 × 10 बराबर 20 न्यूटन। ये इतना ही दिमाग में हमारा चला है। अब दिखाते हैं, सॉल्व कीजिए। चलिए ई एक्स निकालिए, एक्स वाई दोनों का ये फंक्शन है, तो क्या करेंगे, माइनस डी वी बाई सिग्मा एक्स, सिग्मा डी वी बाई डी एक्स, तो क्या होगा, एक्स वाले टर्म को देखकर जहाँ जहाँ भी वाई दिख रहा है ये वाई वाला 0 होने वाला है, ठीक है जी, वाई वाला 0 होने वाला है, और ये भी 0 होने वाला है, ये भी 0 होने वाला है, और 4xz 4x स्क्वायर माइनस 8x है ना। हाँ, इसमें चूंकि x बचने वाला था, ये भी 0 होने वाला है। अब एक्चुअल में क्या है कि जब आप वो बोल क्या दिया है, ओरिजिन, दिक्कत क्या है, ओरिजिन। अब मैं आपको पूरी चीज़ दिखलाता हूँ। होता कि यहाँ 6 आया, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, जब डिफ्रेंशिएशन में जो भी बच्चे जाएंगे, है ना, डिफ्रेंशिएशन लगेगा बहुत लंबा, डिफ्रेंशिएशन में जाएंगे तो एक ठो तो 8y स्क्वायर आएगा, फिर माइनस करते हुए, है ना, फिर आपका इसमें फंसने वाला है 16xy dy dz, तो वो 0 होने वाला है, y वाला 0 हो जाएगा, y वाला 0 हो जाएगा, मैं बोला था कि dy dz 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 होने वाला है, फिर ये भी 0 होने वाला है ना, फिर ये भी 0 होने वाला है, एक टर्म ये जिंदा रहने वाला है, फिर माइनस 8x आने वाला है, माइनस 8x आने वाला है, करेक्ट। ऐसा इतना टर्म, इसके डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे पार्शियल डिफरेंस ये आएगा। अब जैसे ही ई एक्स एट 0, 0 और 0 डालेंगे, है ना, तो अच्छा इसमें माइनस आने वाला है, चलो इसको माइनस आने वाला है, ठीक है, तो माइनस आने वाला है, ठीक। तो ये 0, 0, 0 डालेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, यानी आने वाला है 6, माइनस 6 न्यूटन पर मीटर आने वाला है। फिर y का करेंगे, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y है नहीं, ठीक है, माइनस इसमें y फंसेगा, ये 16xy आएगा, फिर x का डिफरेंशिएशन होगा तो वो 0 हो जाएगा, 8y में माइनस 8y आया, अच्छा माइनस पहले से बाहर लगा रहेगा, ठीक है, माइनस पहले से बाहर लगा रहेगा। अब इसमें 6yz है, ये 0 होने वाला है, इसमें x आने वाला है, ये 0 होने वाला है, करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में जब फाइनली हम लोग जाएंगे, 8y में 8 आने वाला, सॉरी 8 आने वाला है, तो अब ये ey हमारा +8 आने वाला है, ठीक, +8 आने वाला है। जब ez के बारी आएगी तो मैं सीधा बता दूं, ez जो हमारा क्या हो जाएगा, 0 होने वाला है। क्यों 0 होने वाला है, ये सब तो 0 होने वाला है, सिर्फ 6yz में z है, तो एक तो 6y आने वाला है, अब फिर y का डिफरेंशिएशन होगा तो वो 0 होने वाला है। तो ez जैसे ही हम 0, 0, 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 0 आ जाएगा, करेक्ट। तो जो डिफरेंशिएशन जानते हैं वो इसको बता सकते हैं कि होने वाला क्या है। तो ez 0 हो गया, ey 8 हो गया और ex -6 हो गया, है ना जी, है ना। तो ऐसे में -6, 8 एंड 0। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं और इसका करके तब हम ये कर दिया। अब इसमें डायरेक्शन वगैरह तो पूछा नहीं था, डायरेक्शन वगैरह पूछा तो x का डायरेक्शन -6 दे रहा है और y का डायरेक्शन +8 दे रहा है। अगर पूरा एक्सप्रेशन लिखना होता, चलिए मैं भी बता दूं, तो इसको लिखते -6i + 8j, ऐसा लिखते, है ना, ऐसा लिखते। एंगल वगैरह पूछता तो इनका क्या एंगल हो जाता, -6i + 8j, तो -6i + 8j, ये वेक्टर इधर होगा, ये वेक्टर इधर होगा, है ना, 6 का इसमें और 8 का इसमें। अब यहाँ से चाहते तो हम लोग थीटा निकाल सकते थे, थीटा निकाल सकते थे, यहाँ से थीटा निकाल दीजिए, फिर उसको 180 में माइनस कर दीजिए, थीटा निकाल करके 180 में माइनस कर दीजिए,
यहाँ tan थीटा कितना आ जाएगा 8/6 4/3, तो tan थीटा जो है वो 4/3 आएगा। तो एक्चुअल एंगल जो होगा, जो अल्फ़ा होगा वो पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। अगर जो कोई एडवांस के बच्चे हों, इसको देख रहे हों, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन पर इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, है ना। ये हो सकता है कोई एडवांस लेवल का कोई बच्चा हो तो इसको, या मेंस का हो तो इसको फॉलो अप कर सकता है। ठीक है जी, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग लें, इसको बोर्ड से हटाएं, नया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल, नहीं तो बहुत टेढ़ा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो जिसका कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो 1 सेकेंड, नहीं तो फिर घंटों में आप उसका जवाब नहीं दे पाइएगा। क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज गिवन x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ए पार्टिकल विथ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनिशियली एट रेस्ट एट पॉइंट x1 y0 in xy plane will not move at all। ठीक है, will move, यहाँ से will हटा दीजिए, will move along the straight line, will move along circular line, information is insufficient to draw any conclusion। मान ये तो कह रहा है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया इसके आधार पर हम कुछ कह ही नहीं सकते। चलिए तो हम लोग देखें कि हम लोग क्या समझ पा रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का इक्वेशन ही दे दिया है ये x² प्लस y² टू 1। ठीक, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो डिफिनीशन में ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में हमने पढ़ाया था कि व्हाट इज इट, इट इज द पाथ ऑफ द चार्ज फॉलोड बाय यूनिट एज पॉजिटिव चार्ज फॉलोड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पाथ ऑफ द चार्ज है। तो जब ये पाथ ऑफ द चार्ज ऑलरेडी ये कह रहा है कि x² प्लस y² टू 1 है, तो इसमें अब सोचने की जगह कहाँ है, ये तो सर्कल का इक्वेशन है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन फिजिक्स से कम मैथमेटिक्स से ज़्यादा है, या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा है। तो इसका आंसर तो अपन लोग उधर सीधे सीधे मूव अलोंग सर्कुलर लाइन, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। इसमें यह कह रहा है कि इस जगह पर ये रेस्ट में रहा होगा। अरे भैया वो रेस्ट में रहा होगा, ये सर्कल है वो इसका, तो यहाँ पर ये रेस्ट में रहा होगा, रेस्ट में रहा होगा तो इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा होगा, इस सर्कल में घूमेगा। अब जिस वजह से भी घूम रहा हो कि सेंट्रल नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आकर के, या सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो इसके इन्फ्लुएंस में ये घूम रहा हो, या जो भी कारण बन रहा हो, लेकिन इसके पाथ का तो इक्वेशन दिया हुआ है। तो पाथ का इक्वेशन दिया है तो मूव क्या करेगा, तब जो इस पाथ से होकर के मूव करेगा वही उसका लोकस हो जाएगा। लोकस इज व्हाट, लोकस इज द path of point moving inside any plane under given condition, that is the locus। इसी को हम लोग लोकस कहते हैं, ज्योमेट्री में हम पढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी बात का था। ठीक है, अब किसी भी जगह पर उसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं कि ड्रॉन टेंजेंट जो होगा उसके डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको प्रोवाइड करेगा। यहाँ तो खैर सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, है ना, थीटा इनफाइनाइट होगा। लेकिन इसका तरीका यह है कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। मैं यहाँ किया हूँ थोड़ा एडवांस वगैरह के बच्चों के लिए। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ऐसा कुछ आएगा dy/dx माइनस x अपॉन वाई आएगा, है ना, माइनस x अपॉन वाई आएगा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स माइनस x अपॉन वाई होगा। tan इनवर्स का जो फार्मूला माइनस tan इनवर्स x होता है ना। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर कहीं पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट दिया जाएगा तो उसको हम लोग बड़े मजे में निकाल सकते हैं। 1 0 1 y0 माइनस इन्फिनिटी माइनस 5/2। ठीक, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, यही होगा ना। देखिए मैं दिखाता हूँ, इसका डायरेक्शन इधर है। मैं कैसे कंक्लूड किया, 1 0 पॉइंट है ना, जरा 1 0 रखिए। tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x अपॉन y होगा। 1 को रखिएगा, 0 को रखिएगा, तो ये माइनस tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी दैट इज π/2
तो -π/2 इसका आंसर हो रहा है, तो -π/2 ये होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा होगा। ये चार्ज मूव भी कर रहा होगा, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर यदि इसमें डायरेक्शन पूछ देता कि अगर सर्कुलर पाथ में है और व्हाट विल बी द डायरेक्शन, तब तो इसकी जरूरत पड़ जाती। क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसका मूवमेंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज है। क्वेश्चन में ये नहीं था, हमने इसमें जोड़ दिया है ताकि कुछ बातें, क्वेश्चन का आंसर बताना तो उद्देश्य है नहीं। मोटिव ये है कि हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप कर सके जो नीट में है, मेंस में है और एडवांस में है, सभी लोगों के लिए, या जो बोर्ड में है उनके लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जरा, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड 50I + 75 J न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। किसी रीजन में ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0, ओरिजिन पर का पोटेंशियल उसका 0 मान के चलते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल एट 1p = 1 मीटर 2 मीटर। 1 मीटर 2 मीटर पर पोटेंशियल कितना होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग जाते हैं, ऑप्शन भी दिया 100, -100, 200, -200। ठीक है, ओके। आंसर बताएं, आंसर बताएं। तो आंसर हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 50x 1 मीटर 2 मीटर -50 1 मीटर 2 -200 वोल्ट। चलिए चेक कीजिए, चेक कीजिए। देखिए, प्रोवाइडेड है E = 50I + 75J। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे उसको -200 वोल्ट टिक कर दिया था। E होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी -dV/dr। तो ये 50I + 75J हुआ। ठीक है, तो dV = माइनस भी इधर दे दीजिए, 50I + 75J dr। अब dr का मतलब अगर इसको रिजोल्यूट करेंगे तो भैया ये आने वाला है dxi + dyj कैप + dz कैप। लिखा तो पूरा जाएगा, भले इसमें k दिख रहा है या नहीं रहा है, लिखा तो पूरा जाएगा। dr तो मतलब यही होता है। तो dv = अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा, तो -50 dx -75 dy ये आने वाला है। अब जब इंटीग्रेट करेंगे, है ना, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी आएगा, ये -50x आएगा, ये -75y आएगा, प्लस कांस्टेंट होगा। प्लस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होगा तो ऐसे सिचुएशन में पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0, मतलब 0 0, V एट 0 0, मतलब एट ओरिजिन। यहाँ 0 डालिए तो 0, यहाँ 0 डालिए तो 0। एक्स वाई की वैल्यू 0 क्या है? ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहाँ आपका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो? 0 0 हो। ये 0 + c, और खुद भी कह रहा है कि भी 0, तो 0 0 0 0 0, तो कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट 0 होता है। ठीक है, जब ऐसे सिचुएशन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम कर रहे होते हैं, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम कर रहे होते हैं तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है ना। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो लोग 12th में अपना देखेंगे कि इंटीग्रेशन में जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है फॉर गिवन वैल्यूज। ठीक है, जो नहीं है तो वो जान लीजिए कि कभी भी आप इंटीग्रेट कर लिमिट नहीं लगा रहे हो, सीधे सीधे इंटीग्रेट कर रहे हो, सीधे सीधे क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हो, है ना, सीधे सीधे इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंडेफिनिट में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा। कोई लिमिट तो इसमें दिया भी नहीं कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक निकालना है आपको पोटेंशियल एट एनी सर्टेन पॉइंट 1 मीटर 2 मीटर निकाल करके रख देना। यानी पोटेंशियल के लिए पहले तो एक्सप्रेशन निकालिए। तो पोटेंशियल के लिए जो एक्सप्रेशन अपने पास आया है वो है v की वैल्यू -50x -75y, ये एक्सप्रेशन आया हुआ।
है ना, कि पोटेंशियल के लिए अपने पास ये एक्सप्रेशन आया। अब इसमें 1 मीटर 2 मीटर की जब बात हुई है तो इसको हम लोग इसमें रख दें, है ना, रख दें। तो 1 रखे तो 50, 2 रखे तो 150, दैट इज -200 वोल्ट। ये अब आप सोचेंगे कि सर आप इतना जो कर किए, ये दिमाग में आ गया? बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। इसीलिए तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसीलिए तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है भैया। प्रैक्टिस क्यों बोली जाती है की जाए किसी भी चीज़ की। और ये शॉर्टकट टेक्निक वगैरह कुछ नहीं होता है, ये शॉर्टकट टेक्निक वगैरह कुछ नहीं होता है। जो होता है वो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचने में आपको सहूलियत, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर तुरंत अप्लाई में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने देखा यहाँ ये हम जान गए कि dV वन पोटेंशियल निकालना है तो dV को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। E - dV/dx होता है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dr के रेस्पेक्ट में, यानी i कैप वाला x के रेस्पेक्ट में, y कैप वाला इसमें, ये इसमें कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसका 50 का किसी भी 50 का इंटीग्रेशन 50x, 75 का इंटीग्रेशन 75y होगा। 50 का इंटीग्रेशन 50x, 75 का 75y होगा, है ना। इसमें 1 2 रख दिए तो हम देख लिए कि 50 + 150 मतलब 200 होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में प्लस भी था और माइनस में था, तो हम जानते हैं इसका -dV/dx होता है। माइनस साइन आप हटा नहीं सकते, -dV/dx होता है। तो -dV/dx को जैसे माइनस सब जब हम लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आग किया जाएगा -200। तो ये चीज़ हम जो है सो ऑलरेडी ये जितने भी बातें यहाँ हम कर रहे थे वो मेरे को दिमाग में दिख रहा था। और ऐसी ही एबिलिटी आपको डेवलप करना होगा, खास करके जो लोग मेंस और एडवांस की तैयारी करें, उनको तो करना पड़ जाएगा। जो मेंस और एडवांस वाले का, नीट वाले और बोर्ड वाले थोड़ा बहुत एक्सक्यूज़ है, उनके लिए एक्सक्यूज़ है, लेकिन मेंस एडवांस वालों के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खास करके फिजिक्स में, और कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्डअप करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन लिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, क्या है? पोटेंशियल प्रोवाइडेड है V = K/R, R पोजीशन, ई पोजीशन वेक्टर R = दिस मच, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ओके। मतलब एक्सप्रेशन दे दिया है पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है किस पॉइंट पर, जहाँ पर पोजीशन वेक्टर 2i + 3j + 6 के हो। एक बात जान लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकता था 2 3 6, या एट द पॉइंट Px 2 3 6 ऐसे भी लिखा जा सकता था, है ना। ये क्वेश्चन इस तरीके से, ये तो वेक्टर में दे दिया है लेकिन वो नहीं भी दे सकता था, है ना, ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है। R whose position is 2 3 6 या P 2 3 6, ओके। ऑप्शन में मैं पहले ही रूल आउट कर देता हूं कि ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि 3i + 2j + 6k 6i + 2j + 3k, R तो आने ही है। मन इन्हीं दोनों में से कोई सही जवाब है, इन्हीं दोनों में से कोई सही जवाब है, ठीक है। और इन दोनों में से सही कौन सा है वो देख लेते हैं। √a² b² c² 36 9 45 45 7 है। 7 से कौन कटेगा? 243 की 343 कटेगा, ये आंसर। 49 7 28 ये नहीं होगा, 243 नहीं होगा, ये कटेगा। 7 का क्यूब है ये, 7 का क्यूब है ये, है ना। इसका अंडर रूट है ना, 7 का क्यूब है ये, इसलिए ये आंसर है, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ताकि नहीं होगा, तो ये करेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आप कहाँ से ले आए, कहाँ सोचे। चलिए देखिए, V = K/R, ठीक है, तो E = -dV/dr, ये रिलेशन है, तो इसमें ये प्लस आने वाला है और K/R² आने वाला है। क्या आने वाला है? R² आने वाला है, ठीक है।
चूँकि 1/r का डिफ्रेंशिएशन -1/r² हो जाएगा। 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन बनता है x के रेस्पेक्ट में वो -1/x² होता है। चाहे समझ के याद कर लीजिए, चाहे रट के याद कर लीजिए, जैसे भी याद करना है कर लीजिए, ठीक है। और जिनको समझना है वो x की पावर -1 कर लीजिए, x की पावर -1 कर लीजिए, ठीक है। और क्या करिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, -n(x(n-1) सॉल्व कीजिए, 1/x² बन जाएगा, ठीक है। तो ये -dv/dr है, माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, किस में, माइनस यहाँ, और 1/r का -1/r² प्लस हो जाएगा, E = k/r², ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर फॉर्म में यही कितना होगा, E = k/r², r कैप, यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन r कैप लेंगे, r कैप की वैल्यू वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड r। तो देखिए ये kr/r का क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, r का क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी, है ना, r का क्यूब आ जाने वाला है, ओके। अब जब यहाँ पर आप रखेंगे r का क्यूब, r इसका कितना हो रहा है, 7 आने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ r 7 है, 7 का क्यूब आ गया, 343 हो गया, r है r, और 2i + 3j + 4k, और r इसका मैग्नीट्यूड मैंने मॉड r मतलब मॉड ऑफ वेक्टर r, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये आने वाला है कितना आपका 36 और 49 का 7, 49 का 7, ठीक है ना, देख लीजिए क्लियरली। तो अगर v = k/r है तो E वेक्टर ये होगा, ये रिलेशन भी आप क्या कर सकते हैं, मेमोराइज करते हैं। नीट वालों के लिए तो बहुत बेहतरीन है, नीट वालों के लिए तो बहुत बेहतरीन है ये, इसमें कोई दो राय नहीं कि v = k/r दे रहा है तो E = kr वेक्टर अपॉन r³ हो जाएगा। ये रिलेशन अगर आप ध्यान रखें तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। बाकी पता भी होना चाहिए कि आ कैसे रहा है। ये मैं मेंस और एडवांस वालों को सलाह इस बात का नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 2 पॉइंट्स A एंड B in which B is greater than A from a long string per unit length lambda। स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट व्हील डालना चाहिए, स्ट्रेट स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ लैम्डा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन दिया है b/a, b² / a² √b/a log b/a। लॉन्ग स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, आंसर मैं बिंदास ये टिक कर दूंगा, मेरे को टिक करना होगा तो मैं ये टिक कर दूंगा। अब आप पूछेंगे कि आपने सोचा कैसे सर। देखिए इलेक्ट्रिक अगर पॉइंट्स स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ लैम्डा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और से पोटेंशियल की तरफ जाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, पोटेंशियल की तरफ जाना है। वो तो इंटीग्रेशन प्रोसेस में हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है ना, हम लोग इंटीग्रेशन प्रोसेस में जाने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस में अगर हम जाने वाले हैं तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल 1/r² रहेगा तो v प्रोपोर्शनल 1/r की जाएगा, है ना। 1/k/r² अगर हुआ तो ये k/r जाएगा, k/r जाएगा। कोई भी कांस्टेंट होगा, q चार्ज वगैरह जो कुछ भी रहे, है ना, ऐसा होता। लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्ट्रिंग के लिए वो 2k λ/r होता है। लैम्डा उसके लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, ओके, और k जहाँ 1/4πε0 होता है और r उसका डिस्टेंस होता है। तो इसमें जब इंटीग्रेशन करने के लिए जाएंगे तो हमको मिलने वाला है log
भी मिलने वाला है, भी मिलने वाला है लॉग में, लॉग आर के टर्म में मिलने वाला है, चूंकि इंटीग्रेशन 1/r का लॉग आर होगा। तो सब बी बाई ए मार दिया धट बी बाई ए, यही होगा, इसके अलावा ये तो हो ही नहीं सकता, ये 3 तो होगा ही नहीं। तो ये चीज़ हम अपने मैथमेटिकल विजडम से बिना सॉल्व किए कर दिए, लेकिन ज़रा सॉल्व भी कर लिया जाए, चेक भी कर लिया जाए कि बिल्कुल सही है या नहीं है। चलिए देखते हैं। पहले देखिए ए ग्रेटर देन ई एट ए जो होगा 2k लैम्डा बाई ए होगा, ई एट बी जो होगा वो 2k लैम्डा बाई बी होगा। ठीक है, यहाँ पर ई माइनस डी वी बाई डी ए होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, 2k लैम्डा बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से भी निकालेंगे तो माइनस 2k लैम्डा लॉग ए आने वाला है, 1/a डी ए का इंटीग्रेशन होगा। चलिए एक लाइन दिखा देते हैं जो लोग नए बच्चे हैं। डी वी जो होगा माइनस 2k लैम्डा, ये तो ठीक है, 1/a डी ए आएगा, जो दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे डी वी, तो यहाँ भी ए आएगा। ठीक है, यहाँ भी ए आएगा, और ये माइनस 2k लैम्डा लॉग ए प्लस सी होगा। ये कॉन्सेप्ट मेरे को खुद ही नहीं पसंद आया तो आपको क्यों दूं? मैं दूंगा ही नहीं, मेरे को खुद ही नहीं पसंद आया कॉन्सेप्ट। चलिए इसको निकालेंगे हम लोग पहले उसी से। 2k लैम्डा बाई आर फॉर एनी पॉइंट हो जाएगा, तो ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर हो जाएगा, जो कि 2 लैम्डा बाई आर होगा। तो डी वी इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा 1/r डी आर होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी आएगा, माइनस 2k लैम्डा आएगा, प्लस लॉग आर आएगा, नहीं इंटू लॉग आर आएगा, प्लस लॉग आर क्यों, लॉग आर आएगा प्लस कांस्टेंट होगा। तो इसी में आप ए भी डाल दीजिए, तो भी एट ए जो हो जाएगा वो माइनस 2k लैम्डा प्लस सी, 2k लैम्डा लॉग ए, आर की जगह ए, तो लॉग ए प्लस सी हो जाएगा। और इसमें बी डालेंगे तो माइनस 2k लैम्डा लॉग बी प्लस सी। ठीक है, हाँ, अब भी ए माइनस भी भी जब करेंगे, भी ए माइनस भी भी जब करेंगे, भी माइनस बी क्यों नहीं करेंगे, भी माइनस बी क्यों करेंगे? अरे भैया ए पॉइंट क्लोजर है, स्ट्रेट कंडक्टर होगा ना, तो स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो ए पॉइंट क्लोजर है और बी पॉइंट दूर है, तो यहाँ का पोटेंशियल इससे ज़्यादा होगा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को घटा लेते हैं। तो जब इतना माइनस इतना कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, सी सी कट जाएगा, तो आप देखिएगा क्या कि 2k लैम्डा लॉग बी प्लस में हो जाएगा और ये रह जाएगा माइनस में। ठीक है, 2k लैम्डा को कॉमन कर लीजिए तो लॉग बी माइनस लॉग ए आएगा। अब ये 2k लैम्डा लॉग बी अपॉन लॉग ए होगा, ये एक फार्मूला है, लॉग एम अपॉन एन इजकल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। पता नहीं अब 9th वाइंथ में पढ़ाया जा रहा है कि हटा दिया गया है, भगवान जाने, लेकिन 9th कहीं क्या है, ये फार्मूला है। तो क्या देखने को मिलता है, प्रोपोर्शनलिटी देखा जाए तो वी ए माइनस वी बी जो है वो प्रोपोर्शनल है लॉग बी बाई ए के। कैलकुलेशन इतना लंबा कॉन्सेप्ट हो तो एक लाइन 1 सेकंड के अंदर आया मज़ा। चलिए आ गया, मज़ा आ गया हो तो ताली बजाइए। तो एक क्वेश्चन है जो फिगर में दिया हुआ है, दीज आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ओके, इस पर चार्ज है ना, क्वेश्चन में लिखे भी हैं लेकिन पहले समझाते हैं। फॉर गिवन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आर इज, 4 ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा आर में। ये दिखा रहा है कि अंदर जो सबसे छोटा है उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर है, उस पर पोटेंशियल 100 वोल्ट का है।
उससे बड़ा जो है वो 80 वोल्ट का है, उसका 80 वोल्ट है, उसका रेडियस 12.5 सेंटीमीटर का है। उससे जो बड़ा है वो 25 सेंटीमीटर का है, उस पर 40 वोल्ट का। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, स्फीयर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस की चर्चा कर रहा है ना। फॉर द गिवन कॉन्सेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, सॉरी नॉट स्फीयर, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। ओके, एक बार के लिए जब ये क्वेश्चन मेरे सामने पड़ा तो मैं भी कुछ देर के लिए बहुत सारा मैथमेटिक्स लगा दिया था। इस क्वेश्चन को मैं पहले किया, तो पहली बार मेरे सामने पड़ा तो मैं बहुत सारा मैथमेटिक्स लगा दिया। इस टाइप का ये नहीं था, कुछ कोई और था। फिर सोचे कि 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन बनेगा, बहुत दिमाग खपाए। लेकिन कभी कभी होता है कि बगल में छोरा नगर में ढिढोरा होता है ना। ये भी दिया हुआ है ना, भी इक्वल टू कितना होगा, कोई भी k/r होगा। अगर k/r है, अगर k/r है, क्या कि यहाँ 1/r² और 1/r³ दिख रहा है हमको, है ना। और v से e की तरफ जाएंगे तो डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन होने का मतलब e = होगा dv/dr आना है, तो ये 1/r का -1/r² आने वाला है, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो -dv/dr आने वाला है, तो ये होने वाला है, तो r²। या फिर अगर q आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इस टाइप का पोटेंशियल k/r², तब यहाँ जाकर के आपको r³ देखने को मिलेगा, है ना। -2 + 1 -2 + 1/3 -2 -1 -2 3/r³, ऐसा। अगर v 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा तब जाकर के r³ आएगा। मतलब इसमें स्क्वायर होगा तो इसमें क्यूब आएगा अपॉन में, अगर इसमें r है तो इसमें r² आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में अपने को तो r² r³ 2 चीज़ दिख रहा था। तो मैंने सबसे पहले किया क्या, वो देखिए कि v1 k/r के कुछ भी, यहाँ पर k ही नहीं, अच्छा चलिए इसको कुछ नाम और देते हैं, ये c दे देते हैं, है ना। k तो हम लोग डायरेक्टली कांस्टेंट लेते हैं, इसलिए k नहीं लिख करके यहाँ c देख देते हैं। तो c = v × r। तो क्या ये रिलेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रहा है ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है क्या? देखते हैं। यानी v × r कांस्टेंट है क्या? v × r कांस्टेंट है क्या? जरा देखिए, 100 × 10 सेंटीमीटर, 100 रफ कीजिए, 100 × 10 सेंटीमीटर 0.1, तो ये हो जाएगा 10। और फिर कीजिए 40 × 25 सेंटीमीटर, मतलब 0.25। इससे पहले सिंपल वाले को पकड़ लीजिए, ये भी आने वाला है 10, क्योंकि 0.25 का मतलब 1/4 होता है, 1/4 का मतलब 10 होता है। तो जरा बीच वाला भी चेक कर लीजिए, 2 तो क्लियर हो गया, 80 और 12.5। तो 80 × 0.125 अगर हम करें तो ये 80 × 0.125 का मतलब हो जाएगा ये 10/8। तो देखिए कट के ये भी 10 आने वाला है, ये भी 10 आने वाला है। 0.125 10/1/8 इनफैक्ट, नॉट 10/8 नहीं, 1/8। 0.125 देखो, डिवाइड करके देख लो, पॉइंट डालोगे 0 आएगा, एक बार में जाएगा 8, 2 आएगा, है ना, फिर 20 होगा, फिर 2 बार में दोगे 16 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, 0 दोगे 4, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, करेक्ट। तो फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 कट के ये भी 10। इसका मतलब कि VR = कांस्टेंट है, यानी V प्रोपोर्शनल टू 1/r है। तो आ कितना आ रहा है हर केस में, ये कांस्टेंट कितना आ रहा है, 10, यानी ऊपर में 10 होगा, ऊपर में 10 होने वाला है। और एक चीज़ और भी देख लीजिए, चूँकि E हमारा, हाँ चलिए उसमें माइनस प्लस का कोई झंझट है ही नहीं, तो 10 आने वाला है, ये C की वैल्यू, यानी C की वैल्यू 10 आ, नीचे r²। तो ऑप्शन B क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, जबकि हमारे सिद्धांत के हिसाब से। चलिए तो आज की कहानी यहाँ तक रहने देते हैं, क्या कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी, और ये एक आध और बताने से काम चलेगा नहीं, और
उम्मीद ये है कि 50-55 मिनट पढ़ने के बाद बच्चे टिकते नहीं हैं, तो इसको रखने दे, आज के लिए रहने देते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, है ना। एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप लोग यूट्यूब वगैरह में जाते होंगे, बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपका के ऊपर लोग क्वेश्चन लगाते हैं। अगर उस पूरे वीडियो को देखिए, हमने भी देखा है, उसमें कुछ सिलेक्टेड 4 से 5 क्वेश्चन ही लोग बताते हैं, तो उसको पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। हाँ, वो लोग फिर अपना जो कॉस्ट लेते हैं कि 5,000 का या 4,500 का, उसमें जब आप वो देते हैं तब डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन लोग करवाते हैं। तो जब वहाँ देखने की नौबत आ रही है पैसा दे करके, तो हम तो पूरा का पूरा डिटेल एक एक क्वेश्चन बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चन लेकर के हम लोग ऐसे फ्री में देख रहे हैं। तो बेहतर है कि यहाँ देखा जाए। ठीक है जी, चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।